जय जिनेंद्र, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मॉरिशस में अपने समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ के साथ वहां के अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स सेतु का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएमओ ने एक बयान में कहा था कि इन परियोजनाओं का उद्घाटन भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत और दशकों पुरानी विकास साझेदारी का प्रमाण है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने कहा कि वास्तव में हम आज अगालेगा द्वीप पर इतिहास बना रहे हैं, जहां नई हवाई पट्टी, नई जेटी और कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। यह आयोजन मॉरिशस और भारत के बीच उल्लेखनीय और अनुकरणीय साझेदारी के लिए एक और महान क्षण का प्रतीक है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ जी, मॉरिशस मंत्रिमंडल के उपस्थित सदस्यगण, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, आज इस समारोह से जुड़े अगालेगा के वासी और सभी साथीगण, नमस्कार। पिछले 6 महीनों में प्रधानमंत्री जगन्नाथ और मेरी ये 5वीं मुलाकात है। ये भारत और मॉरिशस के बीच वाइब्रेंट, मजबूत और यूनिक पार्टनरशिप का प्रमाण है। मॉरिशस हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अहम भागीदार है। हमारे विजन सागर के अंतर्गत मॉरिशस हमारा विशिष्ट सहयोगी है। ग्लोबल साउथ का सदस्य होने के नाते हमारी समान प्राथमिकताएं हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारे संबंधों में अभूतपूर्व गति आई है। हमने आपसी सहयोग में नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को नया स्वरूप दिया है। हमारे लोग पहले से भाषा और संस्कृति के सुनहरे धागों से जुड़े हैं। कुछ दिन पहले ही हमने यूपीआई और रुपे कार्ड जैसे प्रयासों से आधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान की है। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे राजनीतिक संबंधों का अहम स्तंभ रहा है। हमारी विकास भागीदारी मॉरिशस की प्राथमिकताओं पर आधारित है, चाहे वो मॉरिशस की EEZ सुरक्षा से जुड़ी जरूरतें हो या फिर हेल्थ सिक्योरिटी। भारत ने हमेशा मॉरिशस की जरूरतों का सम्मान किया है। संकट कोविड महामारी का हो या तेल रिसाव का, भारत हमेशा अपने मित्र मॉरिशस के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। मॉरिशस के सामान्य मानवी के जीवन में सार्थक बदलाव हो, यही हमारे प्रयासों का मूल उद्देश्य है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि इससे 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा सालाना 15,000 करोड़ की आमदनी भी होगी। 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट के लिए सरकार 60% सब्सिडी देगी। इसके बाद अगर 1 किलोवाट और बढ़ाना हो तो 40% सब्सिडी दी जाएगी।
हर परिवार को सोलर प्लांट लगाने के लिए करीब 78,000 रुपया सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। इस योजना के लिए 75,000 करोड़ के बजट को मंजूरी अगर RWA या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी कॉमन लाइटिंग या इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जर के लिए प्लांट लगाना है, उसके लिए प्रति किलोवाट 18,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अनुराग ठाकुर ने इसके साथ ही जानकारी दी कि खाद की कीमत पिछले साल की तरह ही रहेगी। सरकार ने इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। DAP की कीमत वही रहेगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं। कुल 24,000 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। वो भी, और जो एडिशनल यूनिट इसके बनते हैं उसको नेट मीटरिंग के माध्यम से जब बिकेगा तो उसमें से उसको पैसा मिलेगा। अब जैसे कि प्रतिमाह लगभग अगर 1875 रुपए का भुगतान वो करता था तो उसमें से 610 रुपए की अब राशि लोन की EMI के रूप में जा सकती है और 1265 रुपया जो उसका अलग से बचेगा, जो बिल नहीं देना पड़ता, तो उसको नकद यानी कि एक तरह से साल भर में लगभग 15,000 रुपए की बचत एक एक परिवार को होगी। तो 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपया सालाना बचत भी हुई और 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली भी मुफ्त में मिलने का काम हुआ। अगर उसको भी 600 रुपए के हिसाब से गिने तो लगभग साल का 7200 रुपया वो भी बनता है। अब जब RWA और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के लिए कॉमन फैसिलिटीज के लिए और कॉमन एरिया लाइटिंग या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग आदि के लिए 500 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए 18,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जो डिस्कॉम्स है इनको भी अपना आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, डेडिकेटेड मैन पावर देनी पड़ेगी। उस व्यवस्थाओं के लिए भारत सरकार उनको इंसेंटिव देगी। कमर्शियल अथवा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी जो रूफटॉप सोलर है उसको प्रमोट करने के लिए नेशनल पोर्टल पर सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रावधान किया जाएगा। ये सुविधा मिलेगी और MSME जो हमारा लघु सूक्ष्म उद्योग है उसको कम ब्याज पर फाइनेंस प्रोडक्ट को बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, यानी कि वहां पे घरों की छतों के ऊपर ये सोलर रूफटॉप सोलर प्लांट लगे होंगे। इसी तरह से ही रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी रेस्को पर आधारित रूफटॉप सोलर्स के मॉडल को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए डेडिकेटेड फंड भी बनाया जाएगा। अब इसमें कहीं अर्बन लोकल बॉडीज और हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं वो न रह जाएं, वो भी रूफटॉप सोलर प्लांट्स की एग्जीक्यूशन में जो बढ़िया काम करेंगी उनको हम इंसेंटिव देंगे और केंद्र सरकार के सभी भवनों पर 2025 तक प्रायोरिटी बेसिस पर मिशन मोड में रूफटॉप सोलर का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। एक इसमें आप सबके ध्यान में डाल दूं, जो भारत में मैन्युफैक्चर्ड सेल्स और मॉड्यूल होंगे उन्हीं का ही स्कीम में उपयोग किया जाएगा और सब्सिडी के आप पात्र बनेंगे। अब इसको 2023-24 से लेकर 2026-27 तक का प्रावधान रखा है और इसमें कुल मिलाकर 75,021 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है और ये सेंट्रल सोलर स्कीम है, यानी कि पूरा पैसा जो सब्सिडी का है वो भारत सरकार ही देगी और बैंकों से भी रेपो रेट के ऊपर केवल 0.5% ब्याज लिया जाए, इसका प्रावधान भी भारत सरकार कराएगी। अब 45 गीगावाट की रूफटॉप सोलर की जो कैपेसिटी तैयार होगी इसमें 30 गीगावाट की केवल रेजिडेंशियल एरिया में ही तैयार होगी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली में पंजाब के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखे जुबानी हमले भी किए। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब में इस तरह के उद्घाटन कार्यक्रम होने बंद हो गए थे, क्योंकि हमने जिन शासकों को चुनकर भेजा था उनका ध्यान परिवारों पर ही रहता था। सीएम मान ने कहा कि जब मुख्यमंत्री के पास अपना स्कूल है तो वे सरकारी स्कूलों पर ध्यान क्यों देंगे।
इसी तरह बसों, खदानों और शराब के ठेकों में भी हिस्सेदारी थी। पहले मुख्यमंत्री को हवा बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 20 साल से खुशहाली गायब है। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टी के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्हें पंजाबी भी नहीं आती वे पंजाब के नंबरदार बन गए हैं। सीएम मान ने प्रताप सिंह बाजवा, सुखबीर बादल, नवजोत सिद्धू, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, राजा वड़िंग के नामों का भी जिक्र किया। एक जंगल दे विच अग लग गई, सारे जानवर भज गए। एक चिड़ी कली हुई सी, छप्पड़ चो चुंझ भरिया करे पानी दी, पानी ते अग ते पा के आ जा करे, फिर जाया करे। 4-5 बारी जो इदा किया, बाकी जानवर हसन लग गए। कहते चिड़िए कमली भोली है, ये जंगल की अग है, तेरी चुंझ के पानी नाल बुझनी नहीं। वो कहती मैनू पक्का पता है कि मेरी चुंझ के पानी नाल बुझनी नहीं, पर जो हिस्ट्री लिखी जाऊगी ना कदे इस अग की, तो उदों मेरा नां अग बुझाउण की कोशिश करने वाले चाहूगा, थोड़ा नां बह के तमाशा देखना चाहूगा। इस करके वोटां वेले जरूर हिस्सा पाओ, भावें किसी नूं भी ना पाओ। हुण तां थोड़ी जी ऑप्शन वधिया हो गई ना, पहला तो ऑप्शन भी उही सी यार, उही ने 5-7 चोरां की लिस्ट आ जाती है, जिहड़ा सब तो मतलब घट लुटदा उहनूं पा दो, वो फिर वध लुटण लग जांदा सी बाद च। सो इस करके जरूर हिस्सा लो, डेमोक्रेसी है। आपां नूं ये जिहड़े वोटर कार्ड ने, ये वोटर कार्ड आपां नूं शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद होरां ने, हज़ारां होर शहीदां ने अपना खून दे के आपां नूं वोटर कार्ड लैके दिता। इहनूं सस्ता ना समझिओ। इस करके वोट परसेंटेज पिंडां 'च हो जाती है 85%, 90 भी हो जाती है, शहरों 'च होंदी है 55-60। क्यों भी आपां क्यों नहीं जानते उत्थे? ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत बड़ा फर्क पै सकदा ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ। ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ ਵੀ ਆ 5 ਸਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को विधानसभा में बस मार्शल को निकाले जाने पर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अफसर दबाव में योजनाएं रोक रहे हैं। बस मार्शल को निकाले जाने और उन्हें सैलरी ना देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बीजेपी, केंद्र सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर विधानसभा में जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि हमने सरकार बनने पर दिल्ली की बसों में बस मार्शल की नियुक्ति की, बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए, पैनिक बटन लगाया और बस मार्शल की नियुक्ति की गई। 2015 में बस मार्शल अच्छे काम कर रहे थे, ये स्कीम अच्छी खासी चल रही थी। अचानक से अगस्त में इसे बंद कर दिया गया। एलजी पर अफसरों को धमकाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सीएम ने कहा कि 8 साल यह स्कीम चली, जिसमें 3 विभाग शामिल है। 2023 तक तीनों डिपार्टमेंट शांतिपूर्वक काम कर रहे थे। अचानक उन्हीं अफसरों ने फाइलों में लिखना शुरू कर दिया कि यह काम सिविल डिफेंस कर्मियों का नहीं है। अचानक कमिश्नर ट्रांसपोर्ट जो रिक्वेजिशन करता था, उसे अगस्त में क्या हुआ? बेवकूफ बना रहे हो हमें, सारे देश के लोग बेवकूफ है, सिर्फ तुम ही सयाने रहे। दरअसल एलजी साहब ने धमकी दी कि सस्पेंड करवा दूंगा, ईडी सीबीआई तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। अफसर रो रहे हैं, एलजी के दबाव में अफसर हमारी योजनाओं को रोक रहे हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। तुम लोग इस तरह की गंदी राजनीति करते हो, खुद ही हटवाते हो और खुद ही उनके उसमें धरने में जाके तुम रोना रोते हो। अभी आपने कहा इनको नियमित किया जाना चाहिए, करने को तैयार हूं मैं। चलो मैं और तुम चलते अभी एलजी साहब के पास। अभी आपने कहा चलो मेरे साथ, अगर माइक के लाल हो तो चलो मेरे साथ, अभी एलजी साहब के पास चलो, मैं करने को तैयार हूं। मैं जहां साइन करोगे खाली कागज पे दस्तखत करने को तैयार हूं, एलजी से करा के लाओ। तुम्हारा एलजी है, झूठ बोलते हो। जिस फाइल पे दस्तखत करने इनकी बहाली के लिए मैं अभी तैयार हूं, फाइल पे साइन करने के लिए, इनको नियमित करने के लिए मैं अभी तैयार हूं साइन करने के लिए। नौटंकी मत करो, नौटंकी मत करो, नाटक मत करो, गंदी राजनीति मत करो। कल मेरे को एक चिट्ठी लिखी है एलजी साहब ने, मैं इनकी मांग का समर्थन करता हूं। मैंने बार बार एलजी साहब से 2 ही बात कही है और वो होनी चाहिए। मैं इसका भी समर्थन करता हूं कि एक तो ये जब तक बहाली नहीं होती नए लोगों की, इनको जारी रखा जाए, और दूसरा ये कि जब ये इनकी बहाली होगी तो इन्हीं लोगों को दूसरे होमगार्ड की तरह नियुक्त कर दिया जाए। मैंने 1 हफ्ते पहले भी फोन किया एलजी साहब को, मैंने कहा जो तुमने अब ऐड निकाला है, इस ऐड में लिखा हुआ है, इस ऐड में इनको कोई वेटेज नहीं दिया हुआ पुराने वालों को।
मैंने कहा सर आपने भी प्रॉमिस किया था, मैंने भी प्रॉमिस किया था कि इनको वेटेज दिया जाएगा, वेटेज क्यों नहीं दिया? हाँ मैं कराता हूं। कराते नहीं है, फिर वेटेज क्यों नहीं दिया जा सकता इनको? अब ये कहां जाएंगे? इनकी तो उम्र होली, नौकरी लेने के लिए कहां जाएंगे? इनको वेटेज क्यों नहीं दे सकते? उसके अंदर ना इनकी उम्र बची, ना इनका कुछ वो बचा, अब कैसे कहां नौकरी लेंगे? इनको वेटेज देने में क्या दिक्कत है? इनके पास हर एग्जाम में दिया जाता है जो पुराने वाले होते हैं। अब कल एलजी साहब ने मेरे को एक चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी बहुत गंदी है, उसमें भाषा बहुत ही गंदी है। आप लोग पेटी पॉलिटिकल गेम्स के लिए काम कर रहे हैं। यू आर पासिंग द बक फॉर वन योर ओन इनएफिशिएंसी। अपने स्पीकर साहब को बता देना, स्पीकर को मेरे अंडर में आते हैं क्या? एलजी को यह भी नहीं पता कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव 3 स्तंभ हैं राजनीति इसके कॉन्स्टिट्यूशन के? क्या उनको ये नहीं पता कि स्पीकर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ही डज नॉट रिपोर्ट टू द चीफ मिनिस्टर? कि अपने स्पीकर साहब को बता देना कि इसमें से एक्सपेंज कर दे प्रोसीडिंग्स में से। मैं कुछ नहीं कह सकता स्पीकर साहब को, हमारे सबके माननीय है स्पीकर साहब, मैं नहीं कह सकता इनको कुछ। यू एंड योर मिनिस्टर्स आर एक्यूजिंग मी, योर स्टेटमेंट्स आर वाइट लाइज। This is a typical example of abuse and scoot game, which you seem to have mastered. You have made a career out of it. ये एलजी साहब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये भाषा है? ये भाषा है? ऐसी भाषा लिखनी चाहिए। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। हर वर्ग का ख्याल रख रही है भगवंत मान सरकार, खास वार्ता में बोले जिला प्रधान अमित सिंह मंटू। पंजाब की वर्तमान भगवंत मान सरकार सभी वर्गों का न केवल ध्यान रख रही है बल्कि आम जनता के घर द्वार पर सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के अपने वादे पर भी खरी उतरी है। मोहल्ला क्लिनिक की दिशा में सरकार के प्रयास, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कैंपों का आयोजन, बेघर परिवारों को जमीन की अलॉटमेंट आदि कई मुद्दों पर सरकार का पक्ष जानने के लिए हमारे पठानकोट स्थित संवाददाता आलोक कुमार ने आम आदमी पार्टी के सुजानपुर हल्का प्रभारी अमित सिंह मंटू से खास बातचीत की। सर सरकार मतलब लगभग 2 साल का टाइम हो चलिया है, धार ब्लॉक च ਜਿਹੜੇ आम पार्टी ਦੇ क्लिनिक है सर आज तक कितने कर खुल चुके ਤੇ कितने ਹੋਰ ਖੁੱਲਣੇ? देखो जब ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਨੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਧਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹੈ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਲਾਸ਼ਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਸ ਉਦਘਾਟਨ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਏ, ਬਲਾਕ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਜਾਂ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਕਸੀਮਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰ ਬਲੋਕ 'ਚ ਸਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰ ਬਲੋਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰ ਬਲੋਕ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇਹ ਜਦ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਟੀ ਚਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਬਲਾਕ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 40 ਜਿਹੜੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 5-5 ਮਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। आपके द्वार सर आपकी सरकार मतलब कि सरकार ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ 4-5 ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ EMPLOYE ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਕੁਛ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 22,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੋ ਜਾਓ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ कि घर का राशन दी। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आंगन में गुरुवार से शिव नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिन तक महाकालेश्वर दूल्हा स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। खास यह है कि पहली बार शिव परिवार के साथ नंदीश्वर एक समान परिधान में दर्शन देंगे। 9 दिन के लिए अलग अलग मैचिंग परिधान अहमदाबाद गुजरात से बनवाकर मंगवाए गए हैं। इन्हें वार के अनुसार रंग का निर्धारण कर धारण करवाया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध महाकाल ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ की परंपरा बाकी जगहों से अलग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। महाकाल के बारे में कहा जाता है कि यह पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। दक्षिण मुखी होने के कारण इसकी मान्यता और बढ़ जाती है। यहाँ शिवरात्रि नहीं बल्कि शिव नवरात्रि मनाई जाती है, जो 29 फरवरी यानी आज से प्रारंभ हो चुकी है। सर्वप्रथम यहाँ पर कोटेश्वर महादेव पूजन किया जाएगा। महाकाल मंदिर में ही कोटेश्वर महादेव विराजित है। यहाँ के महादेव स्थान देवता भी बताए गए हैं। सर्वप्रथम यह पूजा अभिषेक से प्रारंभ होती है, जो कोटि तीर्थ है। वहाँ भगवान का सर्वप्रथम पूजन और अभिषेक होता है। उसी के बाद भगवान वीरभद्र का पूजन होता है। उसके बाद महाकाल पूजन के साथ लघु रुद्र होता है, जिसे 11 ब्राह्मण प्रतिदिन करते हैं। कोटेश्वर महादेव यहाँ के स्थान देवता बताए गए हैं, इसलिए सर्वप्रथम उनकी पूजा होती है। उसके बाद महाकाल भगवान को प्रथम दिन चंदन के श्रृंगार के साथ पीताम्बर पहनाया जाता है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कोटेश्वर महादेव की महिमा निराली है। मान्यता है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने स्वयं कोटेश्वर महादेव की स्थापना की थी। इसके पीछे कथा भी प्रचलित है। हुआ यूं कि रावण का वध करके अयोध्या लौटते समय प्रभु श्री राम प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज का आशीर्वाद लेने आए। तब महर्षि भारद्वाज ने कहा था कि रावण ब्राह्मण था, इसलिए उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप है। ब्रह्म हत्या का पाप खत्म करने के लिए उन्हें 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना होगा। श्री राम ने कहा कि इतने शिवलिंगों का कलयुग में ठीक से पूजन नहीं हो पाएगा,
इस पर महर्षि भारद्वाज ने उन्हें कहा कि दोनों हाथों की मुट्ठी में जितने बालू के कण आए उससे शिवलिंग बना दे। उसका पूजन करने से 1 करोड़ शिवलिंग की स्तुति का फल प्राप्त होगा। फिर श्री राम ने उसी के अनुरूप शिवलिंग का निर्माण किया। कोटेश्वर महादेव शिवालय में श्रावण मास में विशेष अनुष्ठान होता है। जन कल्याण के लिए नियमित रूप से अभिषेक होता है। श्रावण के सोमवार पर श्रृंगार कर की आरती उतारी जाती है। भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए अनुष्ठान कराते हैं। कहा जाता है कि कोटेश्वर महादेव की स्तुति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे हृदय से अनुष्ठान करने वाले भक्तों को दैविक व भौतिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। सावन माह में 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही प्राचीन शिव मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। उत्तराखंड में शिव जी के कई ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है। आज एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो पहाड़ों के बीच अलकनंदा नदी के किनारे पर एक गुफा में स्थित है। इसे कोटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग प्राकृतिक रूप से ही बना है। कोटेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग शहर से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। राज्य के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाते समय जो भक्त इस मंदिर के बारे में जानते हैं वे यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। मंदिर के आसपास का प्राकृतिक वातावरण यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी पसंद आता है। मंदिर के संबंध में कथा प्रचलित है कि प्राचीन समय में भगवान शिव केदारनाथ जाते समय इस गुफा में ठहरे थे। मंदिर के आसपास देवी पार्वती, गणेश जी, हनुमान जी के साथ ही अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी है। हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ हजारों भक्त पहुँचते हैं। सावन माह में भी काफी शिव भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब में कल से मौसम फिर बिगड़ रहा है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों तक बारिश और तूफान के आसार हैं। मौसम विभाग ने 1 और 2 मार्च को पूरे पंजाब में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इस पश्चिमी विक्षोभ का असर सिर्फ 2 दिन तक रहेगा, जबकि 3 मार्च से फिर धूप निकलेगी। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। इस बीच अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर और पठानकोट में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं पूरे पंजाब में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, कपूरथला, मोगा, होशियारपुर, जालंधर, नवाशहर, लुधियाना, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और संगरूर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि फाजिल्का, फिरोजपुर, मुक्तसर, फरीदकोट, बठिंडा और मानसा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने पेड़ों की शाखाएं गिरने, मलबा हवा में उड़ने, बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने आदि की भी आशंका जताई है। इसके साथ ही यदि ओलावृष्टि होती है तो पशुओं, गाड़ियों के शीशों और मिट्टी के घरों को नुकसान होने का डर रहता है। इसके साथ ही सड़कें फिसलन भरी भी हो सकती है। इस बीच लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि या गरज के साथ बिजली गिरने से बचने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।